کوئی سیاسی لیڈر، کوئی سیاسی टोला अपनी फौज पे हमला आवर उससे कोई बातचीत नहीं करे, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सिद्ध के दिल से माफी मांगे, कौम के सामने वादा करे, नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा ले। वैसे भी बातचीत सियासी पार्टीज को आपस में जेब देती है। पाक फौज ने पीटीआई से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पाक फौज पर हमला और शहीदों की तज़हीक करने वाले सियासी इंतशारी टोले से बात नहीं हो सकती। DGISPR ने वाज़े कर दिया, कहा बातचीत सियासी जमातों में जेब देती है, फौज को नहीं। 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का है। 9 मई वालों को आइन के मुताबिक सज़ा देना पड़ेगी। सज़ा ना दी गई तो अदालती निज़ाम से एतमाद उठ जाएगा। किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहेगी। एक ही रास्ता है, इंतशारी टोला सच्चे दिल से माफ़ी मांगे, नफरत छोड़कर तामीरी सियासत करे। जुडिशल कमीशन का मुतालबा करके कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है। कोई इबहाम नहीं, बुरगलानी और अहदाफ बता दे कि तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन बनाना है तो वाक़े की तह तक जाया जाए। 2014 धरने के मुहर्रिकात भी देखे जाएं। 9 मई की असल हकीकत ये है कि सियासी टोला शय लेते लेते यहाँ तक पहुँचा कि अपने ही इदारों पर हमला कर दिया। फौज ने तो अपना खुद एहतसाबी अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया था। साबिक DGISI पर जो इल्जामात हैं उसकी इंक्वायरी 2 स्टार अफसर कर रहे हैं। बयानिया बनाया जा रहा है 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया। 8 फरवरी को टर्नआउट वो तकरीबन 47%, तकरीबन 6.5 करोड़ जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी, उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन के कुल का बनता है 31, तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। मखसूस जमात को वोट 9 मई के हक में नहीं था। तर्जुमान पाक फौज ने कहा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मुल्क की 93% आबादी इस बयानिया के साथ नहीं खड़ी। KP की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी का 7.5% है। 6.5 करोड़ लोगों ने वोट कास्ट किया। कुल रजिस्टर्ड वोटों का सिर्फ 31% एक मखसूस पार्टी को मिला। मजमूई आबादी के सिर्फ 8% ने मखसूस पार्टी को वोट दिया। अगर आप ये कहते हो हमने इलेक्शन में मुदाखलत की है तो सबूत लाएं। कुछ सियासी हल्के सोशल मीडिया में इदारों पर इल्जामात लगाते हैं, सबूत मांगे जाए तो मजीद इल्जाम लगाते हैं। इजहार राय की आज़ादी की आड़ में मुल्क की सालमियत दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आइन इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। सुबह शाम इल्ज़ाम तराशियों पर मुकन्ना को कानून साजी करनी चाहिए। बोले किसी को कोई अड्डे दिए गए ना दिए जाएंगे। एक सवाल पर कहा 6 जजेस का मामला अदालत में है, सिर्फ इतना कहूँगा बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं। बहावल नगर वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी और पुलिस अफसरान ने इस मामले को हल किया। बात हमने किसी से नहीं करनी है, ना हम बात करेंगे, ना किसी से बात करनी है। करनी नहीं है बात तो 3 रुकनी कमेटी क्यों बनाई है इमरान खान साहब? वो कमेटी जो है ना बेसिकली उसके अंदर कंफ्यूजन है। उस पर कंफ्यूजन है कि बनी है कि नहीं बनी। मैं क्योंकि जो खान से हमारी मुलाकात हुई थी तो इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। DGISPR के बयान के बाद PTI का बड़ा यूटर्न। हम किसी से मुज़ाकरात नहीं चाहते। कंफ्यूजन है कि कमेटी बनी भी या नहीं। बानी PTI से मुलाकात हुई तो उन्होंने कमेटी का कोई जिक्र नहीं किया था। साबिक स्पीकर और रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं किसी से बात नहीं करनी, हम सिर्फ आइनी और कानूनी हक चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। चाहते हैं तमाम इदारे आइन की हुदूद में रहते हुए काम करें। PTI रहनुमाओं ने मुतअद्दिद बार कहा था मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ पाक फौज से करेंगे। बातचीत के लिए बानी PTI ने 3 रुकनी कमेटी का भी ऐलान किया था। 9 मई 2023 को एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज की असास पर हमला किया। पाक फौज की तंसीबात और शुहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। 9 मई को एक शख्स ने इक़्तिदार के हुसूल के लिए अपने गिरोह के साथ वतन अजीज की असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान। बोले उस रोज़ जो कुछ किया गया ऐसा हमारे दुश्मन भी नहीं सोच सकते। अस्करी तंसीबात पर हमले करने वाले के चेहरे कौम के जहनों पर नक्श हैं। उनकी सज़ा का फैसला आइन और कानून करेगा। जो जज मुदाखलत पर कुछ नहीं करता घर बैठ जाए, उस शख्स को जज नहीं होना चाहिए। जजेस खत पर अस्कुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा सब जज सुन ले, मैं ये तासुर नहीं देना चाहता कि हम कमज़ोर हैं।
ہمارے پاس وہ طاقت ہے جو کسی کے پاس نہیں. کسی بھی جج کو صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہی ہٹا سکتی ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہمیں عدلیہ میں مداخلت تسلیم کرنی چاہیے. چیف جسٹس نے کہا اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا. پاکستان بار کونسل کے نمائندے نے کہا ججز نے خط میں انتہائی سنگین الزامات لگائے گئے ہیں. سپریم کورٹ ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنائے. چیف جسٹس نے پوچھا کیا آپ چاہتے ہیں تفتیش ہو اور کرمنل لاء کے تحت کارروائی ہو؟ ہمیں دیکھنا ہے کس طرح معاملے کو ڈیل کرنا ہے. سب کا ہدف اور مقصد آزاد عدلیہ ہے. تنقید اور جھوٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. کمشنر راولپنڈی نے جھوٹ بولا جس کو سارے میڈیا نے دکھایا. The federal government has to submit its response to the grave status of interference by the executive as highlighted by all the high courts. This is the most serious and grave undermining of the independence of judiciary which cannot be trivialized. The federal government controls the intelligence agencies and it is for the federal government to explain its position before this court. عدلیہ میں سنگین حکومتی مداخلت پر وفاق کو جواب دینا ہے جیسا کہ ہائی کورٹس کے جواب میں بھی اجاگر کیا گیا. عدلیہ کی آزادی پر سنگین حملوں کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا. جسٹس اطہر من اللہ کا گزشتہ سبات کے تحریری حکم نامے میں نوٹ لکھا خفیہ اداروں کو کنٹرول کرنے والی وفاقی حکومت ان واقعات پر اپنی پوزیشن واضح کرے. ان واقعات پر کارروائی حتمی طور پر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. ہائی کورٹس نے واضح کر دیا ہے کہ ایسے واقعات اب بھی جاری ہیں. چیف جسٹس نے کہا حکم نامے میں ایجنسیوں سے پہلے جواب مانگ لیا گیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ بولے وہ محض تجاویز پر جواب مانگا گیا ہے. سعودی عرب کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, وہ ہیڈ تھے ڈیلیگیشن کے. آپ لوگوں کی جو تعریف کی اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ وزراء وہاں پر نہ صرف مکمل طور پر موجود تھے, وہ ہر قدم پر گائیڈ کر رہے تھے, سپروائز کر رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. وزیر اعظم نے کہا سعودی سرمایہ کاروں کے وفد کی پاکستان آمد معاشی تعلقات کے لیے اہم پیش رفت ہے. کابینہ اجلاس میں اے ایس سیال کو چین, ملیشیا, سری لنکا, تھائی لینڈ, ترکیہ, برطانیہ, کویت میں فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی گئی. وزیر اعظم سے جاپانی کاروباری وفد کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا جاپان اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں. وقت آ گیا دونوں ملک مختلف شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیں. پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی صنعت میں سرمایہ کاری کی بہترین استعداد موجود ہے. جاپانی وفد کا کہنا تھا پاکستان میں ہائبرڈ گاڑیوں کی تیاری شروع کر دی. کسی لیڈر کو ٹاسک دیا کہ دوستی کروائے, کوئی ایسا ٹاسک نہیں ہے. میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ کو بتا رہا ہوں. میں کابینہ کا حصہ ہوں اور وزیر اعظم صاحب کا اگر ایسا کوئی ٹاسک دیتے کسی کو تو کابینہ کو اور مجھے معلوم ہوتا. بھارت سے دوستی کرانے کا ٹاسک کسی شخصیت کو نہیں دیا گیا. کوئی ٹاسک دیا جائے گا تو کابینہ فیصلہ کرے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس. کہا امید ہے مئی میں سعودی ولی عہد پاکستان آئیں گے. سعودی ولی عہد نے رمضان میں دورہ پاکستان کی یقین دہانی کرائی تھی. تاریخوں کا فیصلہ ہوتے ہی اعلان کر دیا جائے گا. بولے ای سی سی کے کسی اجلاس میں گندم درآمد کی اجازت نہیں دی. 9 اگست تک دوران صدارت ای سی سی میں کوئی منظوری نہیں دی. پوسٹ 18th امینڈمنٹ میں کتنی آپ کی پروڈکشن ہے, پنجاب کتنا پروڈیوس کر رہا ہے, سندھ کتنا پروڈیوس کر رہا ہے, کے پی, بلوچستان, اور کتنا اس نے کنزیوم کرنا ہے. یہ جمع کر کے فوڈ سیکیورٹی جو اس وقت اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, اس کے پاس ریکنسائل ہوتا ہے. صوبوں پہ ڈالا ہے نہ کسی اور پہ ڈالا ہے. میں نے اپنی ذمہ داری لی. گندم معاملے کو کبھی کسی صوبے یا کسی اور پر نہیں ڈالا. 18ویں ترمیم کے بعد گندم کی خریداری کا ڈیٹا صوبے اکٹھا کرتے ہیں. کسی پر الزام نہیں لگا رہا. سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں گندم بحران کی بطور فوڈ سیکیورٹی انچارج ذمہ داری خود قبول کی. صوبوں نے جو ڈیٹا فراہم کیا اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا. گندم بحران پر کوئی صحت مند بحث نہیں ہو رہی. میں کوئی مغل بادشاہ نہیں کہ فرمان جاری کر دیا اور عمل ہو گیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے اور کاکڑ صاحب کے خلاف گندم انکوائری ہو. سامنا کرنے کو تیار ہیں.
मौजूदा हुकूमत के दूसरे माह भी गंदम की दरामद जारी रहने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है अप्रैल में 86,800 मैट्रिक टन गंदम दरामद हुई। अप्रैल 2024 में 7 अरब रुपए से ज़ायद की गंदम दरामद हुई। मौजूदा हुकूमत के पहले 2 माह तकरीबन 7,78,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद हुई। निगरां दौर में 27,58,226 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। SIFC में और जो मईशत के बाकी जो शोबे हैं, इसमें जो फ़ौज का रोल है वो सहूलतकारी का है। हुकूमत चाहती है कि जो फ़ौज की एडमिनिस्ट्रेटिव, इंतज़ामी और टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, इफ़ दे कैन बी यूज़ कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी जिस हालात में उसको बेहतर करने के लिए। SIFC में पाक फौज का किरदार सहूलतकारी का है। प्रोपेगेंडा किया जाता है कि फौज टेक ओवर करना चाहती है। हमारा मकसद इदारों की मदद करना है, जगह लेना नहीं। कई मुल्कों में मईशत मजबूत बनाने के लिए फ़ौज की मदद ली जाती है। हम हुकूमती मंशा के मुताबिक काम कर रहे हैं। DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ कहते हैं पाक फौज और झैली इदारों ने 360 अरब रुपए टैक्सेस और ड्यूटी की मद में अदा किए। फलाही इदारे पर सरकारी खजाने से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये फलाही इदारे कई 100 अरब सरकारी खजाने में जमा करा रहे हैं। भारतीय फौज आज़ाद जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम और नहते शहरियों को निशाना बना रही है। बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को गैर कानूनी ऑपरेशंस में शहीद किया जा रहा है। LOC पर मासूम कश्मीरियों की जान को खतरा है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर वक्त तैयार है। DGI SPR का कहना है बेगुनाह कश्मीरी भाइयों को गैर कानूनी ऑपरेशन में कत्ल किया जा रहा है। भारत खुल्लम खुल्ला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत आलमी सतह पर सिखों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस है। कहा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दासू में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की कड़ियाँ भी सरहद पार से मिलती हैं। दहशत गर्दों उनके सहूलतकारों की सरकोबी के लिए हर हद तक जाएंगे। पाकिस्तान ने अफगान सरहदी इलाकों में कार्रवाई करके दहशत गर्दों की पनागाहों को निशाना बनाकर 8 दहशत गर्दों को ठिकाने लगाया। एक सवाल के जवाब में कहा मिसिंग पर्सन्स पेचीदा मसला है। हाल ही में कुछ दहशत गर्द मारे गए जो मिसिंग पर्सन्स में शामिल थे। 80% मिसिंग पर्सन्स को ट्रेस किया जा चुका। बाकी मुल्कों में तो मिसिंग पर्सन्स की तादाद लाखों तक जाती है। कच्चे के डाकुओं के मुकाबले के लिए पुलिस को फौजी हथियार दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है मिलिट्री ग्रेड के हथियारों की मंजूरी हो चुकी। डाकुओं के पास पहले से मिलिट्री हथियार हैं। कोई मकामी सरदार डाकुओं के साथ मिला है तो उसे माफ नहीं करेंगे। मुझे खुद बताइए कि 9% टैक्स टू GDP रेशो, ये किस तरह ये मुल्क चल सकता है? फिलैंथ्रोपी से मुल्क नहीं चल सकते। मुल्क सिर्फ टैक्सेस देने ही से चल सकते हैं। मुल्क खैरात नहीं टैक्स देने से चलेगा। सिर्फ 9% टैक्स टू GDP के शरह से मुल्क कैसे चल सकता है? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक तबके पर टैक्स लगा दें। टैक्स इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। गैर तरक्याती अखराजात को कम करना ज़रूरी है। महंगाई अब 17% पर आ चुकी जो मज़ीद कम होगी। जुलाई अगस्त तक पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा। अगले 7 से 10 दिन में IMF का मिशन पाकिस्तान आएगा जिससे आइंदा प्रोग्राम पर बात होगी। पेंशन के अखराजात को काबू में लाने के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 65 साल तक करने की इक़दाम ज़ेर गौर हैं। सिम्स वाले मामले पर कहा जा रहा था कि फॉरेन इन्वेस्टर्स नाराज़ हो जाएंगे। मोबाइल बिल हज़ारों में दे रहे हैं तो फाइलर क्यों नहीं बन रहे? फैसलाबाद में करोड़ों रुपए के लेन देन के मामले पर ताजिर के मुलाजिम की खुदकुशी। खानदानी जराये के मुताबिक हारिस ने अपनी जमानत पर मालिकान अली और तैयब को करोड़ों रुपए का धागा लेकर दिया था। मालिकान ने माल की रकम दी, ना कई माह से हारिस को तनख्वाह मिली।